नमस्कार दोस्तों, मोनी ऑफिशियल वॉइस में आपका स्वागत है। जब तीन तीन बेटे बहुओं ने बूढ़ी विधवा माँ को पल पल नीचा दिखाया तो माँ ने किया कुछ ऐसा कि बेटे बहू थर थर कांपने लगे। माँ, आपसे कितनी बार कहा है कि मेरी किसी चीज को हाथ मत लगाया करो। मेरी एक जरूरी फाइल रखी थी जो कि अब मिल नहीं रही है। राघव अपनी माँ ललिता जी पर सुबह सुबह गुस्से में बोल रहा था। पर बेटा, मैंने तो तेरी कोई फाइल नहीं देखी। इतना बोलकर ललिता जी अपने कमरे से बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद, राघव, मेरा नया चश्मा बनवा दे। मुझे आजकल इसमें से कुछ भी साफ नहीं दिखता है। मैं भगवान की पूजा पाठ भी नहीं कर पाती हूँ, ललिता जी ने अपने बड़े बेटे को कहा, जो लगभग घर से निकलने को तैयार हो रहा था। ओ माँ, आपको कितनी बार कहा है, जब भी मैं घर से निकलूं तो पीछे से आवाज मत दिया करो, पर आप भी अपनी आदत से मजबूर हो और यही काम रात को बोल देती तो सुबह ये टोका टाकी तो नहीं होती। मैं तुझे पिछले सप्ताह भर से बोल रही हूँ, फिर दुकान के पास ही तो चश्मे वाला है, तुझे ज्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। ललिता जी ने कहा, हाँ हाँ पता है, ज्यादा सलाह मत दो। सुबह सुबह मैं हूँ जो जल्दी उठकर दुकान खोलता हूँ, बाकी दोनों भाई तो आराम से आते हैं, फिर मैं ही हर काम क्यों करूँ। आपके दोनों बेटों को भी कभी कुछ काम बोल दिया करो। और राघव दनदनाता हुआ चला गया। तभी उसकी पत्नी रजनी बोलती है, सही तो है, आखिर हर काम ये ही क्यों करे, छोटा काम हो या बड़ा काम, इनकी ही भागा दौड़ी होती है। सुबह सबसे पहले अपनी नींद खराब करते हैं, फिर भी किसी को नहीं समझ आता है। हमेशा की तरह सब सुनकर चुप रहने की बारी ललिता जी की ही थी। जब अपना बेटा ही हर बात का उल्टा जवाब दे, ताने दे, तो फिर बहू से कुछ भी कहने का कोई मतलब ही नहीं है। तभी शोरगुल सुनकर मंझला बेटा राकेश आता है। क्यों माँ, सुबह सुबह घर में हल्ला मचा रखा है। रात को सबसे आखिर में दुकान बंद करके मैं आता हूँ और मुझे कोई अपनी नींद भी पूरी नहीं करने देता है। रात तक दुकान में खटते रहो और घर आकर भी चिक चिक सुनो। राकेश की बात पूरी नहीं हुई कि उसकी पत्नी रोहिणी बीच में ही बोल पड़ती है, घर में किसी को मतलब नहीं है। अरे यह एक यही तो है जो रोज रात को देर तक दुकान पर रहकर ग्राहकी संभालते हैं और इन्हें ही सोने नहीं दिया जाता है। माँ जी, आपका चश्मा नहीं हुआ, कोई चुनावी मुद्दा हो गया जिस पर रोज हल्ला मच जाता है। अपने छोटे बेटे से कहिए, जो देर तक सोया पड़ा रहता है और रात को भी सबसे पहले दुकान का काम छोड़कर भाग आता है, जो करता है वो ही मरता है। रोहिणी ये कहकर कमरे में चली जाती है। ललिता जी बहुत चक्की सी खड़ी रहती हैं। एक चश्मे के लिए बेटे बहू इतना सुना देंगे, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। अपनी ममता का ये हश्र देखकर वो दुखी हो रही थी। आखिर उन्होंने अपने बेटों के लालन पालन में क्या कमी रख दी थी जो उन्हें आज ये सब सुनना पड़ रहा था। माँ का जरा सा काम उनसे नहीं हो रहा है या वो इस काम को टालना चाह रहे हैं। तीनों एक दूसरे पर काम थोप कर खुद मुक्त होना चाह रहे थे। वो ये सब सोच रही थी कि सबसे छोटा बेटा महेश भी उठकर आ जाता है। माँ, आपको कितनी बार कहा है कि रोज रोज घर में तमाशा मत किया करो। अब देखो ना, आपने भैया, बीच वाले भैया और मुझे भी परेशान कर रखा है। ये दोनों तो सिर्फ दुकान खोलते हैं और रात को बंद करते हैं। कंप्यूटर पर सारा हिसाब किताब तो
तो मैं ही करता हूँ। रात तक लगा रहता हूँ, मेरा दिमाग थक जाता है और आपको इस चश्मे की पड़ी है। और वो हाथ से छीनकर चश्मा फेंक देता है। ललिता जी उसकी इस हरकत से परेशान हो जाती हैं। तीनों बेटे उन्हें परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। आखिर एक माँ को ये सब दिन दिखाने से पहले भगवान अपने पास बुला क्यों नहीं लेता है। तभी उनकी नज़र अपने पति की तस्वीर पर पड़ती है तो वो उसे देखकर और भी तेज रोने लगती है। आप मुझे अपने साथ ही क्यों नहीं ले गए? मुझ विधवा को भरे जमाने में अकेला क्यों छोड़ गए? और वो अपने पति को याद करते करते अतीत में खो गई। उनके पति रूपचंद जी कहते थे कि हम दोनों को मृत्यु भी जुदा नहीं कर सकती। तभी ललिता जी ने रूपचंद जी के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा था, मृत्यु का नाम मत लेना, मैं अंदर तक कांप उठती हूँ। ऐसी बातें सुनकर शुभ शुभ बोला कीजिए। तभी रूपचंद जी बोले, तुम भी कमाल करती हो, ऐसा भी कभी होता है क्या? मृत्यु का नाम लेने से मृत्यु आ जाती तो सारी दुनिया ऐसे ही खत्म हो जाती। ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। यह बात सुनकर ललिता जी हंस पड़ती हैं, पर वो क्या जानती थी कि मृत्यु को ललकारने का परिणाम इतनी जल्दी सामने आ जाएगा और उनकी हंसती खेलती दुनिया यूं ही उजड़ जाएगी। एक दिन अचानक रूपचंद जी के सीने में बहुत तेज दर्द उठा और वो ललिता जी को आवाज़ लगाने लगे। ललिता जी अपने पति को देखकर घबरा गईं और जल्दी ही उनके परिवार वाले उन्हें अस्पताल लेकर दौड़े, परंतु अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। पति के बेजान शरीर को देखकर ललिता जी को विश्वास नहीं हो रहा था। पथराई आंखों से उसकी ओर देखती जा रही थी। ललिता जी के तीनों बेटे कभी अपनी माँ को देखते तो कभी अपने पिता के मृत शरीर को। सभी रिश्तेदार रो रहे थे, परंतु ललिता जी के आंखों का आंसू मानो सूख चुका था। कुछ औरतें आपस में कानाफूसी कर रही थी कि देखो पति मर गया है, लेकिन आंखों में एक आंसू नहीं है। अरे पति के मरने का गम नहीं है तो कुछ झूठे आंसू ही बहा देती। तभी उनका बेटा आया और अपनी माँ से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगा और बोला, माँ पापा को उठाओ ना, देखो उठते ही नहीं है। अपने बेटे को यूं रोता देख ललिता जी दहाड़े मार मार कर रोने लगी और आज भी ललिता जी अपने पति को याद करके रो ही रही थी। तुम क्यों चले गए मुझे छोड़कर? तुम्हारी जगह मैं चली जाती। और रोते रोते उनकी आंख लग गई। तभी सबसे छोटी बहू दीपा आती है। ये लो, ये तो सोई पड़ी है, अब रसोई कौन बनाएगा? सबको भूख लग रही है, इन्हें तो कोई काम है नहीं, पर हमें तो अपने बच्चों को भी संभालना पड़ता है, इन पर तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। ललिता जी की नींद खुली और वो उठकर रसोई में चली गई। तीनों बेटे उनके पति की दुकान संभालते हैं और तीनों बहुएं घर पर बच्चों को देखती हैं और उन्हें इस उम्र में भी रसोई देखनी होती है। इतने लोगों का खाना बनाना होता है। तभी बड़ी बहू रसोई में आती है। जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाइए, सुबह का सारा समय तो आपने नौटंकी करने में गंवा दिया। अब सबके खाने का समय हो गया है, थोड़ी देर बाद ये लोग भी दुकान से आते ही होंगे। ललिता जी ने खाना बना दिया। सब लोग आकर खाना खाकर चले गए। उन्हें भी भूख लग रही थी, पर उन्हें सबसे आखिरी में खाना मिलता था, वो भी पूरा मिल जाए तो गनीमत है। दोपहर को वो पड़ोस के घर में भजन के लिए जा रही थी, पर उनके पास कोई अच्छी साड़ी नहीं थी। उन्होंने अपनी बहू से कहा कि कोई अच्छी साड़ी हो तो निकाल कर दे, 10 लोगों के बीच जाना है, घर की नाक कट जाएगी, लोग बातें बनाएंगे।
अरे तो मत जाओ, कौन कहता है इधर उधर जाओ, वैसे भी अभी बहुत सारी सब्जियां साफ करनी है, वो कौन करेगा। मुझे तो बच्चों को स्कूल से लाना है और पढ़ाना भी है। साड़ी मेरे पास कोई नहीं है, अपने बेटे से मांगो, मैं थोड़ी ना कमाने जाती हूँ। ललिता जी मन मसोस कर रह गई। उनकी जिंदगी नरक से कम नहीं थी। सुबह से लेकर रात तक बेटे बहू की सुनो, फिर दिन भर घर के काम में लगे रहो। उनकी स्थिति नौकरानी से भी बदतर बना रखी थी। वो तो सोचा करती थी 3 बेटे हैं, बुढ़ापा आसानी से कटेगा, लेकिन वो गलत थी। उन्होंने ही अपने 3 बेटों को बड़े लाड़ प्यार से पाला था। उनकी गलती पर भी उन्हें कभी नहीं डांटा, जिससे वो बदतमीज हो गए थे। उनकी हर इच्छा पूरी की, उन्हें उनके मन की करने दी, जिस कारण वो आज अपनी विधवा माँ की जरा भी कदर नहीं करते थे। ललिता जी जब तक सुहागन थी, उनकी घर में बड़ी चलती थी। पति रूपचंद की बड़ी सी कपड़ों की दुकान थी, उसमें तरह तरह की साड़ियाँ मिलती थी। दुकान का काम काफ़ी बढ़ चुका था, इसलिए बड़े बेटे पढ़ाई पूरी करके घर की दुकान में ही एक एक करके जुड़ते गए। उनकी 3 मंजिला दुकान का बहुत नाम था और वहाँ पर मिलने वाली साड़ियाँ भी हर जगह जाती थी। ये बात अलग है कि जिसके पति ने वो दुकान खोली थी, उन्हीं की पत्नी को आज एक साड़ी के लिए तरसना पड़ रहा था। पति रूपचंद की मौत के बाद तीनों बेटे उसी में जम गए थे और अपनी पत्नियों के बहकावे में आकर माँ के साथ दुर्व्यवहार करने लगे थे। एक दिन घर की घंटी बजी, रिश्तेदारों के यहाँ से शादी का कार्ड आया था। सुनो जी, चाचा जी के बेटे की शादी है, मैं तो जरूर जाऊंगी और हाँ मैं भी चलूंगी। सबने आपसी सहमति की तो सब जाने को राजी हो गए, पर हम सब चले जाएंगे तो पीछे दुकान कौन संभालेगा। दुकान पर रघु को रख देंगे, वैसे भी रघु हमारा नौकर सब संभाल लेगा और घर पर आपकी मम्मी रह लेंगी। अब ये तो विधवा हैं, भला शुभ काम में जाकर क्या करेंगी। सभी इंतजाम करके तीनों बेटे बहू बच्चों समेत इस पारिवारिक शादी में चले गए। ललिता जी का भी बड़ा मन था, आखिर वो भी जाती तो अपने ससुराल वालों से मिल लेती। शादी के बहाने ही एक दूसरे से मिलना हो जाता है। तीनों बेटे बहू के जाने के बाद अचानक से एक दिन ललिता जी का भाई घर पर आया तो उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई। ललिता जी, मुझसे आपकी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही है। कैसे बेटे हैं, माँ का एक चश्मा नहीं बनवा सकते। घर की साड़ियों की दुकान है और माँ को एक साड़ी लाकर नहीं दे सकते। आपने मुझे बताया क्यों नहीं। जीजा जी के जाने के बाद ये कुछ ही महीनों में आपका क्या हाल हो गया है। वैसे दुकान तो जीजा जी के नाम पर थी, तो उनके जाने के बाद ये दुकान आपकी होगी, तो आपने बेटों को उनकी मन मर्जी क्यों करने दी। भैया, मुझे तो इतनी जानकारी भी नहीं है और ना ही मैंने इतना सोचा है। मुझे कुछ पता भी नहीं है। घर के कागजात और दुकान के कागजात तो घर पर ही रखे हैं, पर मैंने तो कभी खोलकर देखे ही नहीं। मन में यहीं बैठा था कि इनके जाने के बाद ये घर और दुकान तो बेटों की ही हो जाएगी, क्योंकि बेटे ही तो वारिस होते हैं। मैं तो अपने आप को भूल ही गई थी। जी, आप मुझे घर के और दुकान के कागजात दिखा सकती हैं। ललिता जी ने अपने पुराने बक्से से कुछ फाइलें निकालकर भाई को दिखा दी, जो उन्होंने कभी खोलकर देखना जरूरी नहीं समझा। मेरी भोली जीजी, महीनों से बेटे बहुओं के ताने सुन रही हो, खुद की हालत कितनी बुरी बना रखी है। इन कागजों में साफ लिखा है कि जीजा जी के जाने के बाद ये घर और बड़ी सी दुकान आपके नाम पर है। आप चाहो तो अपने बेटे बहुओं को घर से भी निकाल सकती हो और दुकान की सारी कमाई
भी आपके हिस्से में ही आएगी। आपके जीते जी इन दोनों पर आपके बेटे हक नहीं जता सकते हैं। ये सुनते ही ललिता जी का चेहरा खिल गया, उनमें नई जान आ गई। उनके भाई ने उन्हें कुछ बातें समझाई और वो चले गए। ललिता जी अब अपने बच्चों के आने का इंतजार करने लगी। 2 दिन बाद सब परिवार समेत शादी से लौटकर आए तो आते ही उनके होश उड़ गए, क्योंकि उनके कमरों पर ताले लगे हुए थे। आखिर ये ताले किसने और क्यों लगाए, सबके मन में यही सवाल था। तभी ललिता जी अपने कमरे से बाहर आईं और बोली, तुम सब शादी से आ गए, शादी कैसी रही? वो तो सब ठीक रही, पहले ये बताओ हमारे कमरों में ताले किसने लगाए हैं? किसकी हिम्मत हुई ऐसा करने की? तुम तीनों के कमरों में मैंने ताले लगाए हैं, क्योंकि अब तुम तीनों मेरे घर में नहीं रह सकते हो। अपनी पत्नियों और बच्चों को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ, कहीं और घर ढूंढ लो। माँ बुढ़ापे में सटिया गई हो, ये क्या मजाक लगा रखा है? हमारा घर है और हमारे ही कमरों में ताला लगा रखा है। आपका दिमाग तो नहीं फिर गया है? राघव चिल्लाने लगा। तभी राकेश भी बोला, माँ को पागल खाने भर्ती करवाना पड़ेगा, बहकी बहकी बातें करने लगी है। छोटा वाला महेश भी बोला, माँ सुबह सुबह फिर से तमाशा शुरू कर दिया, कमरों की चाबी दे दो वरना मैं पुलिस को बुलाकर ले आऊँगा। तभी ललिता जी चिल्लाकर बोली, तुम तीनों चुप करो, जरा भी माँ से बात करने की तमीज नहीं है। ना तो मैं सठिया गई हूँ, ना ही मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ा है और ना ही मैं कोई तमाशा खड़ा कर रही हूँ। ये घर मेरे नाम पर है और मेरी मर्जी है। मैं तुम्हें इस घर में रखना नहीं चाहती हूँ। तुम तीनों के पिताजी के जाने के बाद ये घर और इस दुकान की मालकिन मैं हूँ और अब मेरी मर्जी चलेगी। तुम लोग अपने रहने का और कहीं पर इंतजाम कर लो और दुकान पर मैंने नए बंदे रख लिए हैं। मुझे तुम्हारी अपनी दुकान पर भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये दुकान मेरे पति की थी और वो मेरे नाम पर करके गए हैं। माँ के मुंह से ये बात सुनकर तीनों बेटे और बहुओं के पाँवों के नीचे से जमीन ही निकल गई। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि आखिर माँ भी उनके साथ ऐसा कर सकती है। अब उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था। अब एक एक करके सबकी आवाज़ बदल गई। राघव नरमाई से बोला, माँ आप ऐसा कैसे कर सकती हो? अपने ही बच्चों को कोई घर से निकालता है क्या? पूत कपूत हो सकते हैं पर माता तो कभी कुमाता नहीं हो सकती है। हाँ भैया, आप सही कह रहे हो। माँ आपको हमारी किसी बात से दुख पहुँचा हो तो हमें माफ़ कर दे, इतनी बड़ी सज़ा मत दो। अपने बच्चों को लेकर हम कहाँ जाएंगे? राकेश बोला, माँ तो बच्चों को माफ़ कर ही देती है। माँ अब हमें साड़ियों का ही काम आता है, दूसरा धंधा कैसे करेंगे? हमारे बच्चे क्या खाएंगे? हम तो एक ही रात में सड़क पर आ जाएंगे। महेश बोला। तीनों बहुओं की भी अक्ल ठिकाने आ गई। रजनी, रोहिणी और दीपा भी उनके पैरों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगती हैं। ललिता जी कहती हैं, तुम लोगों ने मेरा बहुत दिल दुखाया है। मैं तुम सबको ऐसे तो माफ़ नहीं कर सकती हूँ, सज़ा दूंगी, तभी तो तुम तीनों को सबक भी याद रहेगा। एक माँ का ये भी फ़र्ज है कि वो अपने भूले भटके बच्चों को सही रास्ते पर लाकर आए। बच्चे जब गलती करते हैं तो माँ को सज़ा देने का हक है, ताकि उससे बच्चों को सबक मिल सके। तुम लोगों ने मेरे साथ जो दुर्व्यवहार किया, तुम्हारे बच्चों ने भी तुम्हें ऐसा करते हुए देखा है। हो सकता है भविष्य में वो तुम सबके साथ भी वही दुर्व्यवहार करे, इसलिए तुम सबको सही रास्ते पर लाना जरूरी है। पैसों की कीमत भी समझाना जरूरी है। तुम सबको पिता का जमा जमाया धंधा मिल गया तो तुमने कभी संघर्ष नहीं किया। अब
कमरे पर लगे ताले 1 साल बाद ही खुलेंगे। अब तुम सब किराए के घर में रहोगे और काम करने दुकान पर आते रहोगे, लेकिन उसमें से कुछ हिस्सा तुम्हें सैलरी के रूप में मिलेगा और उसी में तुम्हें अपना घर चलाना होगा। तीनों बच्चों को सजा देकर ललिता जी का अशांत मन अब शांत हो चुका था और वो आत्मसम्मान के साथ रहने लगी। पाठकों, माता पिता के साथ किए गए दुर्व्यवहार को तो भगवान भी माफ नहीं करता है। जिस माँ ने पाला, जन्म दिया, उनका सदैव सम्मान करना चाहिए। आज के व्यस्त दौर में उनके लिए समय नहीं निकाल सको तो कम से कम उन्हें कड़वे बोल बोलकर उनका दिल तो मत दुखाओ। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।